नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए वो मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 12,000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 माह के लिए निवेश किया जाता है। 15 माह के उपरांत लाभ क्या है, हमसे पूछ के रहे 15 माह के उपरांत का लाभ पूछ रहे, यानी 15 माह का सीआई पूछ रहे। अब देखिए यहाँ जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन हमें परसेंटेज में दिया है, यानी सीआई हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल क्या दिया, 12,000 रुपया। प्रिंसिपल क्या दिया, 12,000 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 10% वार्षिक। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 10% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में हमें टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम क्या दिया, हमें टाइम दिया 15 माह। हमें टाइम क्या दिया, 15 माह। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे सीआई। हमसे पूछ क्या रहे, सीआई पूछ रहे। हमसे पूछ क्या रहे, सीआई। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है अर्धवार्षिक दर से ब्याज काउंट हो रहा है, और हमें क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो वार्षिक दिया है। देखिए वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 10% वार्षिक। तो देखिए जब ब्याज अर्धवार्षिक काउंट होगा तो अर्धवार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, अर्धवार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका आधा होगा, यानी 5% होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टाइम क्या दिया, हमें टाइम दिया है 15 माह। टाइम कितना दिया, 15 माह। और ब्याज जो है हर 6 माह बाद काउंट हो रहा है। तो देखिए ब्याज जो है हर 6 माह बाद काउंट होगा, तो 15 माह में ब्याज कितने बार काउंट होगा, 15 माह में ब्याज जो है 2.5 बार काउंट होगा। अब देखिए हम यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट को मान लेते हैं 5% वार्षिक, और यहाँ टाइम को मान लेते हैं 2.5 वर्ष। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, टाइम को हम यहाँ 2.5 वर्ष मान रहे हैं, तो हम यहाँ 3 वर्ष का सीआई काउंट करेंगे। हम यहाँ 3 वर्ष का सीआई काउंट करेंगे। हम यहाँ 3 वर्ष का सीआई काउंट करेंगे 5% वार्षिक के दर से। अब देखिए पहले साल प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलेगा, तो देखिए 12,000 का 5% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 600 रुपया। ये कितना हो जाएगा, 600 रुपया। दूसरे साल भी प्रिंसिपल पर 600 रुपए का ब्याज मिलेगा। तीसरे साल भी प्रिंसिपल पर 600 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल हमें केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले साल ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। यानी दूसरे साल हमें जो है इस 600 का 5% ब्याज और मिलेगा। तो 600 का 5% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे, 30 दूनी कितना होता है, 60 होता है। अब देखिए तीसरे साल हमें प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा 600 रुपया, और हमें क्या मिल जाएगा, जो 2 साल तक ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 5% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 600 प्लस 600 यानी 1200 का 5% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बच क्या गया 30, यानी 30 का भी हमें 5% ब्याज मिलेगा। 30 का 5% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 का 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। अब देखिए यहां जो है टाइम कितना है, 2.5 वर्ष का, और हमने जो है 3 वर्ष का ब्याज निकाला है। अब देखिए तीसरे वर्ष टाइम जो है पूरे वर्ष का नहीं है, आधा वर्ष का है, यानी ब्याज भी आधा मिलेगा। तीसरे वर्ष ब्याज भी आधा मिलेगा, यानी आधा ब्याज हम कर देंगे यहाँ, हम यहाँ आधा ब्याज कर देंगे। तो देखिए यहाँ आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75। ये कितना हो जाएगा, 0.75। अब देखिए यहाँ टोटल जो है सीआई कितना मिल गया, यहाँ टोटल सीआई कितना मिल गया, 600 प्लस 600 1200, 1200 प्लस 300 ये कितना हो जाएगा 1500, 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी 1560.75 रुपए का ब्याज मिल गया। और हमसे ब्याज जो पूछ रहा है वो परसेंटेज में पूछ रहा है। अब देखिए 1560.75 रुपए का ब्याज मिल रहा है कितने पर, 12,000 रुपये पर। कितने पर, 12,000 रुपये पर। गुने 100 करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज हमारा निकल के आ जाएगा परसेंटेज में। अब देखिए यहां से हम 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। अब देखिए हम इसे अगर काटेंगे, हम इसे, अब देखिए यहां जो है हमारा 1 जीरो है, तो अगर हम इस जीरो को हटाना चाहेंगे तो ऊपर हमारा एक अंक से पहले और दशमलव लग जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 156.075। अब देखिए हम इसमें अगर 12 से भाग देंगे, ये हमारा इतना परसेंट हो जाएगा। हम इसमें अगर 12 से भाग देंगे तो देखिए 12 में अगर हम 13 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा लगभग में कितना निकल के आ जाएगा, 13%। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए,
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया? तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 16 दिन, दूसरा समय क्या दिया 12 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ टोटल काम को मान लेते हैं 48 यूनिट। हम यहाँ टोटल काम को मान लेते हैं 48 यूनिट। अब देखिए 48 यूनिट काम जब ए कर रहे हैं, 48 यूनिट काम जब ए कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 16 दिन का समय लग रहा है। और 48 यूनिट काम जब बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 12 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहां से दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 16 दिन में 48 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3 यूनिट काम कर रहा होगा। बी जो है 12 दिन में 48 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 4 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि दोनों एक साथ मिलके 4 दिनों तक काम करते हैं। तो देखिए ए प्लस बी अगर 4 दिन काम करेंगे, 4 दिन काम करेंगे तो देखिए कितना काम हो पाएगा। ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 4 यूनिट, यानी दोनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे। दोनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे तो 4 दिन में कितना काम हो पाएगा, 4 दिन में 28 यूनिट काम हो पाएगा। कितना काम हो पाएगा, 28 यूनिट काम हो पाएगा। अब देखिए टोटल हमें काम कितना कराना है, 48 यूनिट, यानी शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया। शेष काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल काम में से दोनों के द्वारा किए गए काम को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, शेष काम निकल के आ जाएगा। यहां से शेष काम क्या निकल के आ गया, 20 यूनिट। अब देखिए इस शेष काम को कौन कर रहा है, बी अकेले कर रहा है। इस शेष काम को बी अकेले कर रहा है। तो देखिए बी जो है 20 यूनिट काम कितने दिनों में कर सकता है। बी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है तो 20 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, कितना समय लग जाएगा, 5 दिन का समय लग जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि पूरा काम समाप्त करने के लिए बी जो है कुल कितने दिनों तक काम किया। तो देखिए यहां जो है बी 4 दिन काम करे और यहां अकेले 5 दिन, यानी टोटल जो है कितना दिन काम करे, बी जो है टोटल 4 + 5 यानी 9 दिन काम करे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 9 दिन निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 9 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 60 आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। काम कितने दिनों में पूरा हो पाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि 60 आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए हमने मान लिया कि एक आदमी का इफिशियंसी जो है वो 1 यूनिट है। तो देखिए 60 आदमी 40 दिनों में काम को पूरा करें तो टोटल काम कितना होगा, टोटल काम होगा 60 × 40 यूनिट। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400 यूनिट। टोटल काम कितना निकल के आ गया, 2400 यूनिट निकल के आ गया। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। यानी पहले जो है 10 दिन के लिए 60 आदमी काम करना स्टार्ट करेंगे। देखिए 60 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो पाएगा, 600 यूनिट काम हो पाएगा। अब देखिए आगे जो है 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देंगे, यानी अब आदमी कितने बच जाएंगे, 55 आदमी। अब देखिए 55 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो पाएगा, 550 यूनिट। अब देखिए उसके बाद 5 आदमी और काम छोड़ देंगे, यानी अब आदमी कितने बच जाएंगे, 50। अब देखिए 50 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो पाएगा, 500 यूनिट काम हो पाएगा। अब देखिए फिर से 5 आदमी काम छोड़ देंगे, यानी अब आदमी कितने बच जाएंगे, 45 आदमी 10 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो पाएगा, 10 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो पाएगा, 450 यूनिट काम हो पाएगा। अब देखिए यहां तक टोटल काम कितना हो गया, 600 + 550 और 450 को ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1000 + 500 ये कितना हो जाएगा, 1500 + 600 कितना हो जाएगा, 2100। यानी यहां तक टोटल जो है 2100 यूनिट काम हो गया। और हमें टोटल काम कितना कराना है, हमें टोटल काम कराना है 2400 यूनिट। यानी बच कितना गया, 300 यूनिट काम बच गया। बच कितना गया, बच गया 300 यूनिट काम। अब देखिए फिर से जो है 5 आदमी काम छोड़ देंगे, यानी अब जो है कितने आदमी बच जाएंगे, अब जो है 40 आदमी बच जाएंगे। अब देखिए 40 आदमी को 300 यूनिट काम करना है। तो देखिए कितना दिन काम करेंगे ताकि 300 यूनिट काम हो जाएगा। तो देखिए हम 40 में कितना से गुना करें ताकि ये हमारा 300 हो जाए। अगर हम यहाँ 10 दिन काम कराएंगे तो 400 यूनिट काम हो जाएगा, जबकि हमें 300 यूनिट ही काम कराना है। तो देखिए हम इसमें कितना से गुना करें, हम इसमें अगर
7.5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। देखिए यहां से हमारा समय कितना निकल के आ गया, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 में अगर हम 7.5 ऐड करेंगे तो यहां से हमारा टोटल समय क्या निकल के आ गया, 47.5 दिन। यानी इस तरीके से काम जो है कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 47.5 दिन में समाप्त हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 47.5 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है टंकी को नल ए द्वारा 2 घंटों में भरा जा सकता है और नल बी द्वारा 6 घंटों में। प्रातः 10 बजे ए को खोल दिया गया। तदनुसार यदि नल बी को भी 11 बजे प्रातः खोल दिया जाए तो टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, 2 घंटा और दूसरा समय क्या दिया, 6 घंटा। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 6 यूनिट। हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 6 यूनिट। अब देखिए 6 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 2 घंटा का। 6 यूनिट पानी जब ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 2 घंटा का समय लग रहा है। और 6 यूनिट पानी जब बी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 6 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए यहां से दोनों का इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 2 घंटा में 6 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भर रहा होगा, 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा होगा। अब देखिए बी जो है 6 घंटा में 6 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भर रहा होगा, 1 यूनिट। अब देखिए दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि 10 AM में ए को खोला जा रहा है। 10 AM में ए को खोला जा रहा है और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 11 AM में बी को भी खोला जा रहा है। 11 AM में बी को भी खोला जा रहा है। तो देखिए 10 AM से 11 AM तक कौन केवल खुला हुआ है, ए। 10 AM से 11 AM तक कितना समय होगा, 1 घंटा। यानी 1 घंटा के लिए केवल कौन खुला हुआ है, ए खुला हुआ है। तो देखिए ए जो है 1 घंटा के लिए खुला हुआ है तो 1 घंटा में टंकी के अंदर कितना पानी भर देगा, ए जो है 1 घंटा में टंकी के अंदर 3 यूनिट पानी भर देगा। और हमें टोटल पानी भरना कितना है, 6 यूनिट। अब देखिए 6 यूनिट पानी भरना है जिसमें से ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर दिया। यानी शेष कितना बच गया, शेष जो है पानी भरना कितना बच गया, शेष पानी भरना बच गया 6 - 3, ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। अब देखिए 3 यूनिट पानी जो है भरना शेष बच गया। अब देखिए इस शेष पानी को दोनों मिलकर भरेंगे क्योंकि 11 AM में बी को भी खोल दिया जा रहा है और पहले से ए खुला हुआ है। यानी दोनों मिलकर इस शेष पानी को भरेंगे। अब देखिए दोनों मिलके इस शेष पानी को भरेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलके अगर 3 यूनिट पानी भरेंगे तो 3 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरेगा और बी 1 घंटा में 1 यूनिट। यानी दोनों मिलके 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भरेंगे तो 3 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, 3/4 घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए हम इस समय को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा। यानी 11 AM के 45 मिनट बाद टंकी जो है पूरी तरीके से भर जाएगी। यानी समय हमारा क्या हो जाएगा, हमारा समय हो जाएगा 11:45 AM। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 11:45 AM में टंकी जो है पूरी तरीके से भर जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरी का अनुपात है। हमसे पूछ कर रहे तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरी का रेशियो पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का रेशियो दिया है। पहले 2 दिनों में चली गई दूरी का रेशियो क्या दिया है, दूरी का रेशियो दिया है 4:5 दिया है। तो देखिए हमने मान लिया कि पहले दिन अगर 4 यूनिट दूरी तय कर रहा होगा तो दूसरे दिन कितना तय कर रहा होगा, 5 यूनिट। अब देखिए दूसरे दिन 5 यूनिट दूरी तय कर रहा है यहाँ, और हमें क्वेश्चन में देखिए दूसरे दिन 70 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 70 किलोमीटर दिया, 5 यूनिट का वैल्यू 70 किलोमीटर दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए मैं 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 चौका 56 किलोमीटर हो जाएगा। यानी पहले दिन 56 किलोमीटर दूरी तय किया होगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरी का रेशियो पूछ रहे हैं। अब देखिए तीसरे दिन में कितना दूरी तय करें, तीसरे दिन में 42 किलोमीटर का दूरी तय करें और पहले दिन कितना तय करें, पहले दिन 56 किलोमीटर का दूरी तय करें। अब देखिए हम इसे अगर 14 से काटेंगे तो ये 14 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और ये 14 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यानी रेशियो क्या निकल के आ गया, 3:4 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3:4 निकल के आ गया।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। अगर ए अपनी चाल को दोगुना करता है तो 80 किलोमीटर तय करने में वह बी से 1 से 1/2 घंटे अधिक लेता है। बी को अपनी चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए समय निकालने के लिए हमें सबसे पहले बी का स्पीड निकालना होगा। अब देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि ए का जो स्पीड है, हम यहाँ मान लेते हैं कि ए का जो स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा है और बी का जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर घंटा है। बी का जो स्पीड है y किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को जो है बी से 2 घंटा अधिक समय लग रहा है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ है और हमने स्पीड मान लिया, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं और दोनों के टाइम का हमें अंतर क्या दिया, 2 घंटा दिया। यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 40/x घंटा माइनस 40/y घंटा इक्वल टू 2 घंटा। अब देखिए यहां से एक हमारा इक्वेशन निकल के आ गया। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि अगर ए अपनी चाल को दुगुना करता है तो 80 किलोमीटर तय करने में बी से 1 से 1/2 घंटा अधिक लेता है। यानी हम यहाँ से, हमें दूरी दिया है और हमें स्पीड पता है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं और दोनों के टाइम का अंतर क्या दे, 1 से 1/2 घंटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 80/2x, ए का स्पीड क्या हो गया, दुगुना हो गया, माइनस 80/y इक्वल टू, हमें अंतर क्या दे, 1 से 1/2 घंटा, तो हम इसे लिख सकते हैं 3/2 घंटा। अब देखिए हम इन दोनों इक्वेशन से x और y का मान निकाल सकते हैं और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए b का स्पीड, यानी हमें y का मान चाहिए। अब देखिए हमें y का मान चाहिए, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन से अगर x को काट दें तो देखिए यहाँ हमारा क्या है 80/2x है, यहाँ हमारा क्या है 40/x है, तो हम इसे भी 80/2x बना लेते हैं। अब देखिए 80/2x बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 80/2x माइनस ये हमारा हो जाएगा 80/2y इक्वल टू, यहां अगर हम गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है 80/2x माइनस 80/y इक्वल टू 3/2। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करेंगे तो यहां से हमारा y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखिए माइनस करेंगे तो हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा, यहां हमारा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 80/2x प्लस का और 80/2x माइनस का ये आपस में कट जाएगा। हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ 80/y में से माइनस करेंगे 80/2y, तो ये हमारा हो जाएगा 80/2y, 80/2y, और यहाँ अगर हम माइनस करेंगे 2 में से 3/2 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से हमारा y इक्वल टू क्या निकल के आ गया, y इक्वल टू निकल के आ गया 80। यानी यहाँ से b का स्पीड क्या निकल के आ गया, यहाँ से b का स्पीड निकल के आ गया, b का स्पीड क्या निकल के आ गया 80 किलोमीटर, b का स्पीड निकल के आ गया 80 किलोमीटर पर घंटा। और हमसे पूछ रहा है कि b को जो है अपने स्पीड से 120 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, यानी दूरी कितना दिया, दूरी दिया है 120 किलोमीटर। अब देखिए हमें स्पीड पता है और दूरी पता है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी में स्पीड से भाग देंगे। तो देखिए 120 में 80 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 40 से 120 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और 80 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। यानी यहाँ से हमारा समय निकल के आ गया 3/2 घंटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 सही 1/2 घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 सही 1/2 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक नाव 7.2 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 3.2 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय कर सकती है। यह 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 0.6 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 24 मिनट में तय कर सकती है। धारा की दिशा में जाते हुए नाव की गति क्या है, हमसे पूछ के आ रहा है धारा की दिशा में नाव का स्पीड पूछ रहा है। तो देखिए हमने मान लिया कि धारा की दिशा में नाव का जो स्पीड है v किलोमीटर, धारा की दिशा में नाव का जो स्पीड है v किलोमीटर पर घंटा है, और धारा के विपरीत दिशा में नाव का जो स्पीड है u किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 7.2 किलोमीटर धारा की दिशा में और 3.2 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में 2 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए हमने जो है स्पीड मान लिया और हमें क्वेश्चन में दूरी दिया है, तो हम यहाँ से समय निकाल सकते हैं
और दोनों समय का योग हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 2 घंटा दिया है। तो देखिए हम यहां से समय निकालेंगे तो समय क्या हो जाएगा, 7.2 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में कितना समय लग जाएगा, 7.2 बटा भी घंटा का समय लग जाएगा। और धारा के विपरीत दिशा में 3.2 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा, 3.2 बटा यू घंटा का समय लग जाएगा। और दोनों समय का योग हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 2 घंटा। अब देखिए यहां से हमारा एक इक्वेशन निकल के आ गया। अब देखिए मैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि धारा की दिशा में 1.5 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत दिशा में 0.6 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है, 24 मिनट का समय लग रहा है। यानी दोनों समय का योग हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 24 मिनट दिया है। तो देखिए हम यहां से अगर समय निकालेंगे तो देखिए धारा की दिशा में 1.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा, 1.5 बटा 20 घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में 0.6 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा, 0.6 बटा यू घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए दोनों समय का योग हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 24 मिनट। तो देखिए इस 24 मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 2/5 घंटा। यानी ये किसके बराबर होगा, 2/5 घंटे के बराबर होगा। अब देखिए यहां से हमारा दूसरा इक्वेशन निकल के आ गया। हम इन दोनों इक्वेशन से भी और यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए या तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले या हम यहाँ भी और यू का वैल्यू कुछ सोच ले। तो देखिए अगर हम यहाँ पुट कर ले, हम यहाँ अगर पुट कर ले भी इक्वल टू 6 और यू इक्वल टू पुट कर ले 4। अब देखिए अगर हम यहाँ 6 पुट करेंगे तो देखिए 6 से 7.2 कितने बार में जाएगा, 1.2 बार में। अगर हम यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 से 3.2 कितने बार में जाएगा, 0.8 बार में। अब देखिए 1.2 में 0.8 ऐड करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन से हमें पता चल गया कि v इक्वल टू 6 और u इक्वल टू 4 होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ v इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो देखिए ये 6 से कितने बार में जाएगा, ये 6 से चला जाएगा 0.25 बार में। अगर हम यहाँ 4 पुट करेंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, 4 से 0.6 कितने बार में जाएगा, 0.15 बार में। अब देखिए 0.25 में अगर हम ऐड करेंगे 0.15 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.40। 0.40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। यानी यहां से हमें पता चल गया कि v इक्वल टू 6 होगा और u इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। और हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था धारा की दिशा में जाते हुए नाव की गति, और हमने क्या मान के रखा है, v मान के रखा है। यानी धारा की दिशा में नाव का गति क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 6 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि p + 1/p = 2 है तो p × p का मान ज्ञात करें। हमसे पूछ के रहा है p × p का मान पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले p का मान निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया है, हमें इक्वेशन क्या दिया, p + 1/p = हमें क्या दिया, 2 दिया है। अब देखिए हम यहाँ p के जगह क्या पुट करें ताकि हमारा 2 निकल के आ जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ पुट कर ले p इक्वल टू 1, हम यहाँ पुट कर ले p इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 + 1/1 इक्वल टू 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ से हमें p इक्वल टू क्या पता चल गया, 1 पता चल गया। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे p गुने p। तो देखिए हम यहाँ p के जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 गुने 1। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में AB = AC और AL BC के बिंदु L पर लंब है। त्रिभुज DF में DE = DF और DM EF के बिंदु M पर लंब है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज DF का क्षेत्रफल इक्वल टू 9:25 है तो DM + AL बटा DM - AL का मान ज्ञात करें। हमसे पूछ कर रहे DM + AL बटा DM - AL का मान पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में 2 त्रिभुज दिया हुआ है, हमें पहला त्रिभुज दिया हुआ है ABC। पहला त्रिभुज हमें क्वेश्चन में क्या दिया, ABC त्रिभुज हमें पहला क्या दिया, ABC दिया हुआ है। अब देखिए त्रिभुज ABC में हमें क्वेश्चन में क्या दिया, AB = AC, AB = AC दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, AL जो है BC के बिंदु L पर लंब है। AL जो है BC के बिंदु L पर क्या है, लंब है। अब देखिए हमें दूसरा त्रिभुज क्या दिया, दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है DEF। दूसरा त्रिभुज क्या दिया, दूसरा त्रिभुज DEF दिया, दूसरा त्रिभुज DEF दिया है। अब देखिए दूसरे त्रिभुज में हमें क्या दिया, DE = DF दिया है,
DE इक्वल टू DF दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, DM EF के बिंदु M पर लंब है। DM जो है EF के बिंदु M पर लंब है। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या होगा, सर्वांगसम होगा। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं AB बटा DE इक्वल टू AC बटा DF और हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू BC बटा EF इक्वल टू AL बटा DM इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो दिया है तो हम यहां से दोनों के भुजा या दोनों के लंब के लंबाई का हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में क्या दिया, क्षेत्रफल का रेशियो दिया 9:25। तो यहां से लंब का रेशियो क्या हो जाएगा, लंब का रेशियो हो जाएगा 9/25। ये हमारा रूट अंडर के अंदर होगा। अब देखिए हम इसे रूट से बाहर लेके आएंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 3/5। अब देखिए यहां से हमारा AL बटा DM इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 3/5 निकल के आ गया। अब देखिए हम यहां AL इक्वल टू 3 मान लेते हैं और DM इक्वल टू 5 मान लेते हैं। अब देखिए हम यहां वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए DM के जगह अगर हम 5 पुट कर ले और AL के जगह हम 3 पुट कर ले तो ये हमारा हो जाएगा 5 + 3 बटा 5 - 3। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 से अगर हम 8 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 4 बार में। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है देख समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। हमसे पूछ के रहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। अब देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में भुजा क्या दे, 24 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा √3/4 इंटू 24 सेंटीमीटर गुने 24 सेंटीमीटर। अब देखिए इस 24 को अगर हम 4 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 6 बार में। अब देखिए 24 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 144, यानी यहां से क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, क्षेत्रफल निकल के आ गया 144 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 144 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।